आज हमारा ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का तीसरा लेक्चर है। हस्बे मामूल लेक्चर शुरू करने से पहले हम अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव एक दफ़ा दोहरा लेते हैं ताकि इस लेक्चर को डिस्कस करते हुए हमारे जहन में हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स रहें कि हम अपने उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हमारे इस कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? हमारे इस कोर्स के दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज हाउ टू डेवलप वेब एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय दैट वेब एप्लीकेशन। अब हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे या हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब फ्रेमवर्क, चूजिंग अ वेब फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट वेब टेक्नोलॉजीज, ओवरव्यू ऑफ ASP.NET, इंट्रोडक्शन टू ASP.NET और MVC। ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो आज के कोर्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले समरी ऑफ लास्ट लेक्चर देखते हैं ताकि कंटिन्यूएशन हो सके और हम उसको आगे लेकर चल सकें। प्रीवियस लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेब बेस्ड सिस्टम कैसे काम करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम और वर्ल्ड वाइड वेब किस तरह से काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंसेस हैं। और फिर हमने कोशिश की थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब टेक्नोलॉजी। अब जब हम पिछले कोर्स में देख चुके हैं कि वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, अब उन वेब टेक्नोलॉजीज़ को हम माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा वेब फ्रेमवर्क है। व्हाट इज़ ए वेब फ्रेमवर्क? ए वेब फ्रेमवर्क और वेब एप्लीकेशन framework is a software framework that is designed to support the development of web application। मतलब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इंक्लूडिंग वेब सर्विसेज, वेब रिसोर्सेज एंड वेब API। अब हमने पहले लेक्चर में देखने की कोशिश की थी कि वेब रिसोर्स क्या है। दूसरे लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने वेब सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा देखा। दूसरे लेक्चर में हमने वेब रिसोर्सेज के बारे में देखा। अब यहाँ पे एक और नई टर्म हमारे सामने आ रही है, वेब APIs, वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये वेब टेक्नोलॉजीज़ में से है। अपने वक्त पर हम फिर इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। वेब फ्रेमवर्क्स provide a standard way to build and deploy web application on the web। अब देखें ये डायरेक्टली रिलेट कर रहा है हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। वेब फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड, कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी क्या है? वी आर टू रिक्वायर्ड टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन। इट मीन्स कि अब हम अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ तेज़ी से मूव करेंगे। पहले दोनों लेक्चर्स हमारे एक ओवरव्यू और प्रीवियस जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ थी उससे रिलेटेड थे। अब हम वी आर मूविंग फास्ट टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ आवर कोर्स ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स वेब फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन ऑन द वेब। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्या क्या करते हैं? मैनी वेब फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड लाइब्रेरीज फॉर डेटाबेस एक्सेस। अब वेब एप्लीकेशन के अंदर जैसे हमने देखा एक कंपोनेंट जनरल वेब एप्लीकेशन के कंपोनेंट से ज़्यादा जैसे डेटाबेस का एक कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे बात की वेब फ्रेमवर्क्स आपको ऑलरेडी ऐसी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से डाटा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। टेम्पलेटिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हैं। यूज़र सेशन मैनेजमेंट आप कर सकते हैं एंड दे ऑफन प्रोमोट कोड रीयूज़। ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिससे आप उस कोड को
बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका फंडामेंटल पर्पस क्या है वेब फ्रेमवर्क्स का? इट्स एम इज टू ऑटोमेट द ओवरहेड associated with common activities performed in web development. वेब डेवलपमेंट में जो रूटीनली एक्टिविटीज़ हर एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में अप्लाई की जा रही होती हैं, तो ये उनको ऑटोमेट करता है, जिससे आपका ओवरहेड कम से कम हो रहा होता है और फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त करंटली टॉप 10 फ्रेमवर्क्स कौन से हैं जिनकी मदद से हम वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आर यूज फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डेवलपमेंट नीड्स। बिल्कुल सही है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं और उनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब हम उनमें से कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी डेवलपमेंट नीड के मुताबिक चूज़ करते हैं और काम शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे रूबी ऑन रेल्स, इट यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूबी। डिजेंगो और इसकी लैंग्वेज पाइथन। एंगुलर और ये क्या यूज़ करता है? जावास्क्रिप्ट। ASP.NET ये क्या यूज़ कर रहा है? कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C#। इस तरह मीटियोर ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है? ये जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है। लारावेल ये क्या यूज़ कर रहा है? PHP। एक्सप्रेस ये फिर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेमवर्क आ गया स्प्रिंग और इसकी लैंग्वेज क्या है? जावा। नेक्स्ट आ गया प्ले और ये लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहा है? स्काला और जावा। ये मोस्ट पॉपुलर, मतलब लास्ट वन कोड इग्निटर, लैंग्वेज इसकी क्या है? PHP। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे, मतलब इस टॉप 10 लिस्ट के अंदर 3 ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और 2 ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो जावा यूज़ कर रहे हैं और 2 ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो PHP यूज़ कर रहे हैं। उसका मतलब है, और ASP.NET कोर C# वो यूज़ कर रहा है। अब हाउ टू चूज़ टेक्नोलॉजीज़, इतने सारे वेब फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, हर एक पे अपनी अपनी लैंग्वेज है। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ की जाए, तो उसके लिए हम कोई क्राइटेरिया देखते हैं जिसकी मदद से हमें टेक्नोलॉजी चूज़ करने में आसानी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नंबर 1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंटेंट? आपकी वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट के क्या कंटेंट्स होंगे? हु इज़ योर ऑडियंस? उस वेबसाइट पर किस तरह के लोग आएंगे, किस तरह के लोग उसको यूज़ करेंगे? सिमिलरली वो विल मॉडिफाई योर कंटेंट। अब जो कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को थ्रू योर वेब एप्लीकेशन, तो वो कंटेंट्स कौन मॉडिफाई करेगा और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आप वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी होगी फ्यूचर में या नहीं होगी, उसका स्कोप क्या है? एंड योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किस फ्रेमवर्क के साथ है या किस लैंग्वेज के साथ है, किस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हैं, किस डेटाबेस सर्वर को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ये आपने उसमें से फैसला करना है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पोर्टेबिलिटी एंड डाटा शेयरिंग, हाँ जी, क्या ये फ्रेमवर्क और इस पे जो काम हमने किया पोर्टेबल है, इजीली डाटा शेयर हो सकता है, नहीं हो सकता? चंद ऑफ द फ्यू ऑफ द फैक्टर्स that are very helpful in choosing any of the web framework for the development of web applications. No, अब इसी को वेब फ्रेमवर्क को चूज़ करना है तो फिर हम बड़ी तवज्जो से एक दफ़ा फिर देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है, कि वो उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हमें क्या बताता है? द इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस। देखना है यहाँ पे कि ये बता रहा है इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस एंड मिडलवेयर सर्वर सिस्टम्स ऑन द वेब। मींस क्लाइंट, ब्राउज़र, सर्वर, वेब सर्वर, बीच में डेटाबेसेस एंड अदर मिडलवेयर सिस्टम्स टू फुलफिल वेरियस नीड्स। It ensures that multiple application work simultaneously. कि database access
डेटाबेस प्रोसेसिंग अपनी जगह पे काम कर रहा हो सही तरीके से, ब्राउज़र अपना काम करने की कोशिश करे, वेब सर्वर अपना करे, एप्लीकेशन सर्वर अपना काम करने की साइमल्टेनियसली कोशिश कर रहे हों। विद एनी टिपिकल वेब एप्लीकेशन देयर आर 2 डिफरेंट कोड्स या सब प्रोग्राम रनिंग साइड बाय साइड। टिपिकल जनरली जो जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, ये 2 तरह के मतलब कोड साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं क्लाइंट साइड कोड और एक को क्या कह रहे होते हैं सर्वर साइड कोड। क्लाइंट साइड कोड द कोड दैट इज इन द ब्राउजर एंड रिस्पॉन्ड टू सम यूजर इनपुट, कि वो कोड जो ब्राउजर में है और यूजर के इनपुट को रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा कोड कौन सा होगा? द कोड that is on the server and respond to HTTP request, it is called server side code। लेकिन फिर देख लें कि ब्राउज़र पे जो यूज़र इनपुट को प्रोसेस कर रहा है वो क्लाइंट साइड कोड कहलाता है, और सर्वर जो HTTP रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट उसके पास सर्वर के पास HTTP रिक्वेस्ट की सूरत में जा रही होगी। अब यहाँ यूज़र नहीं, एक रिक्वेस्ट आ रही है, तो सर्वर अपनी उस HTTP रिक्वेस्ट पे किस तरह से काम करता है, वो कौन सा कोड है। तो ये 2 हमने कोड की टाइप्स भी देख ली, सब प्रोग्राम्स भी देख लिए, एक क्लाइंट पे चल रहा है और एक सर्वर पे चल रहा है। अब वेब डेवलपर टीम, जो लोग अब उस वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोड सर्वर पे और कौन सा कोड ब्राउज़र पे। देखें, व्हाट द कोड ऑन द सर्वर विल डू, सर्वर पे कोड क्या करेगा विद रेस्पेक्ट टू कोड इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र पे कोड है, यूज़र को देखकर, यूज़र के इनपुट को देखकर वो क्या करेगा, और उसकी रिक्वेस्ट को देखकर सर्वर पे जो कोड होगा वो क्या करेगा। अब क्लाइंट साइड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, क्लाइंट साइड कोड की बात कर लेते हैं। Client side also known as the front end side of the web apps. Front end, that is the part that is seen and interacted by the user। अब यूज़र के सामने जो पेज डिस्प्ले हुआ, जिस फॉर्मेट में पेज डिस्प्ले हुआ, वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रंट एंड। और अब उस फ्रंट एंड के लिए हमें जो प्रोग्रामिंग करनी है वो हमारे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कहला रही होगी। फॉर इंस्टेंस, एवरीथिंग यू सी ऑन ए पेज फ्रॉम द text, images, spacing, notification button in the bottom right corner, everything comes in the front end। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये वेब पेज पे आपको नज़र आ रहा है, वो सारे का सारा फ्रंट एंड का हिस्सा है। अब उसके लिए फ्रंट एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है? अ कम्बिनेशन ऑफ CSS, cascading style sheet, HTML, hypertext, markup language and JavaScript is used for writing the client side code। This code is parsed by the web browser। अब वेब ब्राउजर इस कोर्स को पार्स करेगा। Unlike the server side code, client side code can be seen as well as modified by the user। देखिए, सर्वर साइड का कोड तो उसके सामने नहीं होता, लेकिन क्लाइंट साइड का कोड यूजर के सामने होता है और वो उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। It reacts to user इनपुट, मीन्स ये क्लाइंट साइड कोड यूज़र इनपुट को प्रोसेस करता है, बाज़ औक़ात चेक करता है यूज़र जो रिक्वेस्ट सर्वर को भेजने लगा है वो वैलिड है या नहीं है, वो डाटा वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं है, तो ये उसको अपने आप क्लाइंट साइड पे उसको चेक कर लेता है। द क्लाइंट साइड कोड कम्युनिकेट्स ओनली वाया HTTP रिक्वेस्ट। इन द प्रीवियस लेक्चर आई आल्सो टोल्ड यू द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑन वेब इज HTTP। क्लाइंट साइड हमेशा करेगा ही कम्युनिकेशन सर्वर के साथ HTTP रिक्वेस्ट की सूरत में। अब आ जाते हैं सर्वर साइड की तरफ पे। सर्वर साइड डेवलपमेंट क्या चीज़ है और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है। एनी कोड दैट इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू HTTP रिक्वेस्ट हैज़ द एबिलिटी टू रन ऑन सर्वर। कोई सा भी कोड जो HTTP रिक्वेस्ट जो क्लाइंट मतलब ब्राउज़र से सर्वर पे आ रही है वो HTTP रिक्वेस्ट है, और सर्वर उसको उसकी रिक्वेस्ट को रन कर सकता है, उस कोड को हम क्या कहेंगे?
server side code, server side development. The server side code is responsible for creating the page that the user requested, as well as storing different type of data including user profiles and user input. Means कि अब ये HTTP रिक्वेस्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये कोड, वो कोड की क्या जिम्मेदारी है। अब बाज़ औक़ात तो ये पेज उसको जैसे एडमिशन फॉर्म है, ये एक स्टैटिक HTML यूज़र को भेज देता है, यूज़र उस एडमिशन फॉर्म में फिल इन करता है और फिल इन करके वो सबमिट करता है। अब उसकी सबमिशन के टाइम पे बाज़ ऐसे फील्ड उस फॉर्म के अंदर होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो फील्ड ब्राउज़र साइड पे, क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होंगे। अगर वो वैलिड हैं और वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं सर्वर की, तो वो उस रिक्वेस्ट को सर्वर को सेंड कर देगा। अब सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा। मींस स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग यूज़र प्रोफाइल्स एंड यूज़र इनपुट। और ये कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ नेवर सीन बाय द एंड यूज़र। एंड यूज़र कभी भी उस कोड को देख नहीं सकता, हद तक कि उसे सर्वर का भी नहीं पता कि इस वक्त उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है, कहाँ है। आप उसे URL से या DNS की मदद से कोई अंदाज़ा तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन, फिजिकल लोकेशन sometimes becomes difficult. For server side development you need programming language, any of the programming language। जैसे कोर्स के शुरू में प्रीरिक्विजिट्स में हमने डिस्कस किया था कि इस कोर्स को समझने के लिए या एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी फेमिलियरिटी, आपको की प्रोफिशेंसी है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर होनी चाहिए ताकि आप इस कोर्स को जल्द से जल्द सीख सकें। अब आप देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर सर्वर साइड डेवलपमेंट यू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सम ऑफ द टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन चूज फ्रॉम आर। अब देखें ये टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे भी मैंने आपसे कोई टॉप 10 वेब फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए थे, अब आपको बताया भी था उन फ्रेमवर्क्स में से कोई 2 जावा यूज़ कर रहे हैं, कोई 2-3 जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई पाइथन यूज़ कर रहा है, कोई PHP यूज़ कर रहा है, कोई रूबी यूज़ कर रहा है और कोई C# यूज़ कर रहा है। तो ये टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई एक आप चूज़ कर लेंगे सर्वर साइड पे काम करने के लिए। अब सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स ये क्या हैं, जैसे हमारे पास इस तरह से क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स होंगे। जैसे क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क में हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ गया, HTML CSS और ये मिलकर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं। अब सर्वर साइड फ्रेमवर्क्स क्या हैं? द फ्रेमवर्क्स आर टूल्स दैट हेल्प डेवलपर्स code the backend in a specific programming language, or some of the top backend frameworks that you can choose from। वो उसी तरह की 10 की लिस्ट आपके सामने आ रही है। Laravel है, Cake, PHP, Express, CodeIgniter, Flask, Ruby on Rails, Pylon और ASP.NET, Springboard, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से आप इनमें से कोई एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क, वही कि चूजिंग ए टेक्नोलॉजी, चूजिंग ए वेब फ्रेम, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को और उस टूल की फ्यूचर में अवेलेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए एक चूज़ कर लेंगे। बाज़ औक़ात आप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन किसी क्लाइंट के लिए भी डेवलप कर रहे होते हैं और करते ही क्लाइंट्स के लिए, या किसी जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं उस फर्म के लिए आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो फर्म ऑलरेडी सपोज ASP.NET यूज़ कर रही है, तो अब हमें भी बाज़ औक़ात उसको कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ASP.NET को ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि उसके बाकी जो वेब एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स हैं वो कंपैटिबल हो जाएं और अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। अब सर्वर साइड डेटाबेसेस, जैसे पहले और दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वेब एप्लीकेशन के अगर हम कंपोनेंट्स देखें जनरली तो वही
तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, एक क्लाइंट होगा, एक ब्राउज़र होगा और एक इंटरनेट या नेटवर्क होगा। लेकिन अगर डायनामिक वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, तो आपको लामहला फिर एक एप्लीकेशन सर्वर भी रिक्वायर्ड होगा। उसके साथ साथ बाज़ जगहों पे आपको एक डेटाबेस सर्वर भी रिक्वायर्ड होगा। तो सर्वर पे कौन कौन से डेटाबेसेस चल रहे होते हैं, वो ये यूज़फुल हैं, अब उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। The storage unit for all the data of your website is a database. स्टोरेज यूनिट है, जितना भी आपकी वेबसाइट पे डाटा जा रहा है वो क्या डेटाबेस है। सम ऑफ द टॉप बैकएंड डेटाबेसेस दैट यू कैन चूज फ्रॉम, या DBMS कह लें। नंबर 1 पे आ रहा है MySQL, SQLite 3, Cassandra, MongoDB, PostgreSQL और लास्ट में MS SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। अब इन DBMS में से कोई भी डेटाबेस आप चूज कर लेंगे सर्वर साइड के लिए। अब देखें, हमने भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी वेब फ्रेमवर्क्स को देखा, उसमें टॉप 10 फ्रेमवर्क्स को देखा, क्लाइंट साइड को देखा, फिर हमने सर्वर साइड को देखा, फिर सर्वर साइड के डेटाबेसेस को देखे। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है, तो ये हमें क्या ऑफर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का जो टेक्नोलॉजी स्टैक है या वेब फ्रेमवर्क है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं और हम उनसे किस तरह से कोई आगे उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क प्राइमरीली इंक्लूड्स, नंबर 1 पे द .NET फ्रेमवर्क, इट इज़ ए बेसिस फॉर ऑल ऑफ आर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ हमने बता ही दिया है कि ये अभी हमारी बेसिस है, जितनी भी हम आगे डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। C# as the preferred programming language, but we are capable of meeting our clients' need for any of the .NET languages। तो .NET लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इसके अलावा भी F# को भी, विजुअल बेसिक .NET को भी सपोर्ट करता है। तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम फिर कोई वो लैंग्वेज भी चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद देखें ये टेक्नोलॉजी स्टैक हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। ASP.NET, MVC एंड HTML5 प्रेफर्ड फॉर रैपिड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ रहा है विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, WPF प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी फॉर विंडोज बेस्ड स्मार्ट क्लाइंट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आ रहा है विंडोज कम्युनिकेशन फाउंडेशन, WCF, दिस इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट टीयर्ड सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट पे आ रहा है SQL सर्वर, डेटाबेस टेक्नोलॉजी है फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। इसी तरह SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज है, ये भी अगेन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। फिर SharePoint is the collaboration tool for enterprise integration। फिर आखिर में हमारे पास आ रहा है Microsoft Azure, ये प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग डेटाबेस इन क्लाउड, serverless relational databases such as Azure SQL and non-relational databases such as NoSQL। तो ये चंद टेक्नोलॉजीज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट की, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन ये हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स से रिलेट करती हैं, तो हमने उस लिस्ट को मुख्तसर करने के लिए उन्हीं को शामिल किया है जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजीज़ हमें प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं इसमें से टेक्नोलॉजी स्टैक में से जो टॉप 10 है, हमने किसको चूज़ किया। हमारी कोर्स आउटलाइन भी रिक्वायर कर रही है ASP.NET, MVC, और इसकी कुछ रीजंस भी इसको चूज़ करने की। तो अब हम देखते हैं कि वो हमने इसको क्यों चूज़ किया और ये किस तरह से हम इस पे काम करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री ऑफ ASP.NET, नो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ASP.NET Core MVC। ASP.NET original ASP.NET was introduced in 2002 means 2002 when Microsoft was
keen to protect a dominant position in traditional desktop application development and saw the internet as a threat at that time. ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में एक माइक्रोसॉफ्ट की डोमिनेंट पोजीशन थी और उसको इंटरनेट से एक थ्रेट महसूस हो रही थी, तो उन्होंने अपनी एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की कोशिश की, लॉन्च की भी, जिसका नाम ASP.NET था। और ये हमें स्टैक उसको दिखा रहा है कि किस तरह से आई। सबसे पहले हम देख रहे हैं टॉप पे ASP.NET वेब फॉर्म्स, ए सेट ऑफ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स, पेजेस, बटन एटसेट्रा, प्लस ए स्टेटफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग मॉडल। फिर उसके बाद एक और नई लेयर उस पर आई जिसको हमने ASP.NET, वो फ्रेमवर्क क्या करता है, ए वे टू होस्ट .NET एप्लीकेशन इन IIS माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्वर प्रोडक्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, लेटिंग यू टू इंटरेक्ट विद HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जैसे भी पहले भी हमने डिस्कस किया, वेब एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं और 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स। नंबर 1 पे ब्राउज़र, इंटरनेट या नेटवर्क एंड वेब सर्वर। तो यहाँ पे वो वेब सर्वर का भी जिक्र आ रहा है और हमने पिछले लेक्चर्स में वेब सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखने की कोशिश की थी। फिर फाउंडेशन पे आ गया .NET। अब ये व्हाट इज़ .NET, अभी आगे हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। मल्टी लैंग्वेज मैनेज्ड कोड प्लेटफॉर्म, अगेन ए प्लेटफॉर्म है, ब्रांड न्यू एट ए टाइम, ए लैंडमार्क इन इट्स ओन राइट। उस वक्त जब ये लॉन्च हुआ था तो उसका बड़ा नाम था, फिर ये किस तरह से चलता रहा, फिर ये .NET कोर में कैसे कन्वर्ट हुआ। अब देखते हैं व्हाट इज ASP.NET, मतलब ट्रेडिशनल ASP.NET क्या चीज़ थी। ASP.NET इज ए माइक्रोसॉफ्ट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। देखिए वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, अभी पीछे हम डिफाइन करके आ रहे हैं व्हाट इज WAF या वेब फ्रेमवर्क। अब ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट का वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और इट इज़ बिल्ट ऑन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम फॉर बिल्डिंग डायनामिक websites means web application using one of the programming languages like C#, VB.NET etc. इसके अलावा भी कुछ हो सकती हैं प्रीवियसली, मतलब ये यूज़ की जाती। इट सपोर्ट्स 2 मॉडल्स, इसके डेवलपमेंट के 2 मॉडल। एक को हमने नाम दिया ASP.NET वेब फॉर्म्स, ये सबसे ओल्डर या ट्रेडिशनल है। फिर उसके बाद इसमें वेरिएशन आई ASP.NET MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब देखते हैं ASP.NET वेब फॉर्म्स क्या थे, किस तरह से काम करते थे। बिहाइंड द सीन माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया क्या था। आइडिया वाज टू मेक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील जस्ट द सेम एज डेवलपिंग ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन। चूँकि माइक्रोसॉफ्ट की डेस्कटॉप एप्लीकेशन में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक डोमिनेंट पोजीशन थी, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसी आइडिया को मद्देनज़र रखा कि वेब एप्लीकेशन भी इसी तरीके से डेवलप की जाए जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप की जा रही हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट कुड सीमलेसली ट्रांजिशन द आर्मी ऑफ विंडो डेस्कटॉप डेवलपर्स, देखें वर्ड, आर्मी ऑफ विंडोज डेस्कटॉप डेवलपर इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब एप्लीकेशन। कि अगर जो लोग ट्रेडिशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अगर उनको वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ जाए तो उन्हें फील ना हो, इजीली वो स्विच कर सकें विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। ASP.NET वेब फॉर्म्स लेट्स यू बिल्ड डायनामिक वेबसाइट यूजिंग ए ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे हम ट्रेडिशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडो में डेवलप करते हैं, विंडो फॉर्म्स में डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे GUI ड्रा करने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इवेंट ड्रिवन मॉडल है दैट एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ occurring of events, event driven model that will be familiar to desktop application developer। ये आइडिया था और उन्होंने वेब फॉर्म उस वक्त डेवलप किए। अब वो वेब फॉर्म enables you to think of your forms as a unit, not as separate client and server pieces। देखिए हम यहाँ पे एक काम शुरू हो गया कि वेब फॉर्म्स में क्लाइंट सर्वर का नहीं, उनका एक यूनिट है, सेपरेट
नॉट एज सेपरेट क्लाइंट एंड सर्वर पीसीस। एक यूनिट समझना है, अलग-अलग आपने पीस नहीं समझने, उसने एग्जीक्यूट होना है। वेब फॉर्म सपोर्ट्स रिच सर्वर कंट्रोल। सर्वर कंट्रोल से मुराद एलिमेंट्स ऑफ GUI, कि वो सर्वर पे आपके पास बिल्ट इन GUI के एलिमेंट्स होते थे, आप ड्रैग और ड्रॉप करके वो फॉर्म HTML फॉर्म डिज़ाइन करते थे, यूज़र उनको फिल इन करता था। जैसे ही बताया जा रहा है, मैनी सर्वर कंट्रोल्स लाइक ग्रिड व्यू एंड लिस्ट व्यू comes up with data binding capabilities, reducing lot of efforts and codes begin written. Lots of codes being written, कि आपकी कम से कम एफर्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, कोड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ rich server control, rapid application development, rich server control, event driven model and view state increases the development speed by great extent। और उस वक्त वो डेवलपर भी खुश थे कि चलें जी बहुत स्पीड के साथ हमारा काम हो रहा है और आसानी से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन से उसकी तरफ मूव कर गए। लेस लर्निंग एफर्ट यूजिंग स्ट्रॉन्ग सर्वर कंट्रोल्स एंड व्यू स्टेट, developer can develop real world application with minimal HTML and JavaScript skills because everything will be executed on the server. All controls are created by server. GUI के तमाम एलिमेंट्स कौन क्रिएट करके दे रहा है आपको, सर्वर पे। अब डेवलपर की ये बॉदरेशन ख़त्म हो गई कि HTML को किस तरह से कंट्रोल करना और जावास्क्रिप्ट को कैसे, उसके स्किल को कैसे इन्हांस करना है, कैसे यूज़ करना है। लेकिन अब क्या होता है, जब इतना अच्छा मॉडल डेवलप हो गया और काम हो रहा है, व्हाट वाज रॉन्ग विद द ASP.NET वेब फॉर्म्स। क्या हुआ उनके साथ? ट्रेडिशनल ASP.NET वेब फॉर्म्स डेवलपमेंट वाज गुड इन प्रिंसिपल। वो अपने उसके हवाले से तो बेहतरीन चीज़ थी, बट रियलिटी प्रूव्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हकीकत में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित हुई। क्यों साबित हुई वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर हम ASP.NET से ASP.NET Core, ASP.NET Core MVC की तरफ मूव कर जाएं। वेब फॉर्म्स tried to hide HTML and HTTP wherever possible, means limited control over HTML। और वो हुआ क्या, सर्वर कंट्रोल्स rendered themselves as HTML, मतलब सर्वर साइड पे कोड ऑटोमेटिकली HTML रेंडर कर देता था, बट नॉट नेसेसरली द HTML यू वांटेड। जो जिस तरह की HTML डेवलपर चाह रहा होता था उस तरह की HTML नहीं प्रोड्यूस की जा रही होती थी। सर्वर ऑटोमेटिकली अपने रूल्स, प्रीडिफाइंड रूल्स के मुताबिक HTML जनरेट करता था, जिसकी वजह से डेवलपर्स का कंट्रोल उस HTML पे नहीं था। ऑटो जनरेटेड HTML does not provide full control to the developers, और डेवलपर्स अनाइड होना शुरू हो गए। जो वो काम करना चाह रहे थे वहाँ डिफ़िकल्टी आ रही थी। HTML ID मैनेजमेंट, जितने भी HTML एलिमेंट्स या कंट्रोल्स आपकी एप्लीकेशन में, आपके उस वेब पेज पे, उस वेबसाइट पे, उस वेब फॉर्म पे इन्वॉल्व होंगे, वो कंप्रोमाइज़ होगी। और कम्प्लेक्स ID एट्रीब्यूट्स, क्योंकि सर्वर जनरेट कर रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी को लेकर वो ID एट्रीब्यूट्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो दे आर वेरी हार्ड टू एक्सेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑन क्लाइंट साइड। वो और भी डेवलपर का मिनिमल कंट्रोल हो गया उन पे, अब वो मजबूर हैं। इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू यूज़ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट या एनी अदर क्लाइंट साइड लैंग्वेज को फिर हमारे लिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया। अब उससे फिर क्या हुआ, तीसरा एक और इशू, परफॉर्मेंस। टू मेंटेन व्यू स्टेट, कि व्यू स्टेट को किस तरह से मेंटेन करें। अब माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET वेब फॉर्म में व्यू स्टेट को हिडन कंट्रोल्स के थ्रू मेंटेन किया, और वो व्यू स्टेट किस में स्टोर होती थी, उस पेज में स्टोर होती थी। अब जैसे ही वो पेज क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाता था, वो हिडन फील्ड्स
और उससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स और डाटा है वो सारा सर्वर पे जाता था। फिर अगर इफ देयर इज एन एरर, वो पूरी की पूरी व्यू स्टेट वापस क्लाइंट यानी ब्राउजर को भेज देता था। अब आप देख सकते हैं उसमें क्या होगा, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, इतना ह्यूज डाटा ट्रांसफर कर रहा है, लीडिंग टू स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम्स। अल्टीमेटली पहले तो डाटा मूवमेंट है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आना है, और उससे क्या हुआ, इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ डिमांड्स ऑफ द सर्वर, तो उससे परफॉर्मेंस भी उसकी पुअर होना शुरू होगी। अब प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, देयर इज नो फिक्स प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। अब वो ASP.NET वेब फॉर्म में कोई भी प्री डिफाइन आर्किटेक्चर नहीं था कि प्रोजेक्ट को किस तरह लेकर चलना है। डेवलपर्स हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चूजिंग देयर ओन आर्किटेक्चर। अब डेवलपर ने अपनी मर्जी का कोई इस तरह का आर्किटेक्चर चूज कर लिया, मतलब कि जो फ्यूचर में नहीं चल पा रहा, तो अगेन प्रॉब्लम है। कोई वेल टेस्टेड आर्किटेक्चर ये प्रोवाइड ASP.NET वेब फॉर्म्स कोई वेल टेस्टेड आर्किटेक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहे थे कि इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे तो आसानी रहेगी। फिर यूनिट टेस्टिंग इन वेब फॉर्म, कोड बिहाइंड सेंड्स अप विद लॉट्स ऑफ इवेंट हैंडलर्स मेकिंग ऑटोमेटिक यूनिट टेस्टिंग अ डिफिकल्ट टास्क, कि हम अपने उन रिटर्न कोड को ऑटोमेटिकली टेस्ट नहीं कर सकते। लेस सपोर्ट फॉर पैरेलल डेवलपमेंट, ASPX जो वेब फॉर्म में ASP.NET वेब फॉर्म्स में जो हम पेज लिखते थे उनकी एक्सटेंशन ASPX होती थी। इसी मुनासबत से हम उनको करें ASPX पेज आर टाइटली कपल्ड विद कोड बिहाइंड फाइल। क्यों, हर पेज के बिहाइंड एक फाइल भी अटैच होती थी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट टू डिफरेंट डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन वन सेक्शन, one on ASPX and one on code behind at same time। ये नहीं था कि एक डेवलपर GUI पे काम कर ले और दूसरा डेवलपर कोड बिहाइंड फाइल पे, कोड बिहाइंड पे काम कर ले, बिजनेस लॉजिक पे काम कर ले, तो पैरेलल डेवलपमेंट की तो सपोर्ट ही ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से ये फिर आउट होना शुरू हुआ कि जी माइक्रोसॉफ्ट को भी महसूस हुआ कि जी अब हमें कुछ चेंज करना चाहिए। आगे फिर बात आ रही चूजिंग योर टेक्नोलॉजी, इसको देखते हैं। चूजिंग टू लर्न एंड डेवलप विद ए न्यू फ्रेमवर्क इज ए बिग इन्वेस्टमेंट। अब हमने एक चूज भी करना है, लर्न भी करना है, एक नया फ्रेमवर्क है, हम उसमें डेवलपमेंट कैसे करें। अब चूंकि ASP.NET कोर मतलब बिल्कुल ही रीबर्थ है ASP.NET वेब फॉर्म्स की, ये एक्सटेंशन नहीं है ASP.NET की, ये ASP.NET की रीबर्थ है कि बिल्कुल ही सब कुछ ही चेंज हो गया इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि इट्स नॉट इजी टू डिसाइड व्हाट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग विंडोज एंड वेब एप्स एंड सर्विसेज। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं विंडो और वेब एप्स और वेब सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए, बट वाई चूज ASP.NET कोर। अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है भाई फिर ASP.NET कोर को क्यों चूज करें। तो हम देखते हैं कि ASP.NET कोर को चूज करने की क्या वजह हो सकती है। व्हाट इज ASP.NET कोर, कि ASP.NET कोर क्या चीज है। इन रिसेंट ईयर्स मैनी वेब डेवलपर्स हैव स्टार्टेड लुकिंग एट क्रॉस platform web frameworks that can run on Windows as well as Linux and Mac OS। अब देखें, अब डेवलपर्स हैं, अब उन्होंने कहा यार क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब वेब फ्रेमवर्क पे काम करना चाहिए, या विंडो हमें कोई ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दे कि हमारा ये कोड दूसरे प्लेटफॉर्म्स और भी एग्जीक्यूट हो सके। The development of ASP core was motivated by the desire to create a web framework with 4 main goals। अब 4 ये मतलब जो डिस्क्राइब गोल्स मद्देनज़र रखे गए
कि यार ये किए जाएं तो हम उन वेब डेवलपर्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो मतलब ये चाह रहे हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट हमारे लिए आसान हो जाए। उनमें नंबर 1 गोल क्या था? टू बी रन एंड डेवलप्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि हम रन भी कर सकें और डेवलप भी कर सकें। टू हैव ए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉर ईजियर मेंटेनेंस, टू बी डेवलप्ड कंप्लीटली एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ASP.NET वेब फॉर्म्स में एक क्लोज्ड सोर्स था, अब हमें पता नहीं था बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, हमारी एक्सेस नहीं थी, तो वो डेवलपर भी यूनाइट थे कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसी तरीके से हमें ओपन सोर्स प्रोवाइड करे ताकि हम भी कुछ उसके अंदर अपना शेयर मिला सकें, हम भी कोई इन्हांसमेंट कर सकें, हम भी उसे समझ सकें। टू बी एप्लीकेबल टू करंट ट्रेंड्स इन वेब डेवलपमेंट सच एज क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एंड डिप्लॉइंग टू क्लाउड इन्वायरमेंट्स। अब ये 4 गोल थे जिनको जहन में रखकर माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET कोर की तरफ मूव किया। अप टू दिस पॉइंट ASP.NET development had always been focused and dependent on the Windows only .NET framework। मतलब इस दौर तक जबकि हम बात कर रहे हैं सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंट थी .NET फ्रेमवर्क पे, और ये .NET फ्रेमवर्क क्या था? विंडोज़ ओनली था, कि वो जो एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस या कोई और दूसरी एप्लीकेशन जो हमने .NET फ्रेम को यूज़ करते हुए .NET फ्रेमवर्क की मदद से डेवलप की थी, वो दे आर स्पेसिफिक टू विंडोज़ ओनली प्लेटफॉर्म। अब व्हाट इज़ ए .NET? अब देखें पीछे अभी हम बात कर रहे हैं .NET फ्रेमवर्क। अब .NET फ्रेमवर्क क्या, किस तरीके से ये इवॉल्व हो रहा है और कैसे हमें सपोर्ट करेगा। इन ऑर्डर टू अचीव ऑल दीज गोल्स या प्रीवियस गोल्स, 4 goals, Microsoft needed a platform that could provide underlying libraries for creating basic objects such as lists and dictionaries and performing, for example, simple file operations। कि कोई हमें मतलब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाए जो ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशन बेसिक परफॉर्म करने को हमें अलाउ करता हो। फॉर ASP.NET कोर माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड। अब देखें ASP.NET कोर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? लाइट वेटेड प्लेटफॉर्म कॉल्ड .NET कोर। पहले था .NET, फिर क्या हो गया .NET कोर दैट रन्स ऑन फॉलोइंग टू क्रिएट एप्स यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और वो किस पे एग्जीक्यूट होता है? दैट रन्स विंडोज, लाइनक्स, मैक OS। और .NET कोर इज एन ओपन सोर्स, वो प्रॉब्लम भी अब दूर हो गया कि क्लोज सोर्स है। जनरल पर्पस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दैट यूजेस मॉडर्न पैटर्न। .NET has been a great technology for creating applications on the Windows platform, but .NET Core आपको इस काबिल बनाता है विंडोज़ के अलावा आप लाइनक्स और मैक OS या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म पे डेवलप भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। .NET Core and NuGet packages allow Microsoft to provide faster update cycles for delivering new feature। अब ये पैकेजेस के थ्रू जो भी चेंज आती है आप NuGet पैकेजेस से वो डाउनलोड करते हैं और एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम पे ऑटोमेटिकली अगर आप उसको कॉन्फ़िगर कर दें तो वो देखकर लेटेस्ट पैकेज को डाउनलोड कर लेता है, जिससे एक फास्टर अपडेट साइकिल आ गया। आपको डे टू डे अपने प्लेटफॉर्म को रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही होती। वाई चूज ASP.NET? अभी फिर देखते हैं। मिलियंस ऑफ डेवलपर्स यूज आर हैव यूज्ड ASP.NET 4.x, मतलब प्रीवियस वर्जन यूज करते रहे मिलियंस ऑफ डेवलपर टू क्रिएट वेब एप्स। मिलियंस ऑफ डेवलपर्स, अब ये जहन में रहे। ASP.NET Core is a redesign of ASP.NET 4.x with architectural changes that result in a leaner, more modular framework। अब वो
मिलियंस डेवलपर हैं एक साइड पे, उनको मद्देनजर रख के माइक्रोसॉफ्ट ने ASP.NET को रीडिज़ाइन कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, लीनर मोर मॉड्यूलर फ्रेमवर्क आपके सामने आ गया। ASP.NET कोर is the latest evolution of Microsoft's popular ASP.NET Web Framework। जो पहले माइक्रोसॉफ्ट का ASP.NET वेब फ्रेमवर्क बड़ा पॉपुलर था, अब वो लेटेस्ट इवॉल्व हो गया, बल्कि रीबर्थ है उसकी, और ये रिलीज्ड इन जून 2016। ASP.NET Core is a cross platform, not Windows only, cross platform, high performance, open source, not closed source framework for building modern cloud based internet connected application। अब cloud based application भी हम इसके अंदर रहकर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ASP.NET Core से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड वेब एप्स एंड सर्विसेज, वेब ऐप के अलावा वेब सर्विसेज भी, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्स भी बना सकते हैं, एंड मोबाइल बैकएंड्स भी। Use your favorite development tool on Windows, Mac OS and Linux, and you can deploy your app to cloud or on premises। और ये रन किस पे होता है, रन ऑन .NET Core और प्रीवियस .NET फ्रेमवर्क, दोनों पे ये रन हो सकता है। Why choose ASP.NET Core? अब हम देखते हैं कि अभी पिछले स्लाइड पे हमने देखा कि हम ASP.NET Core से क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि ASP.NET हमें कौन से फीचर ऑफर करती है। ASP.NET provides the following benefits: a unified story for building web UI, web user interface, and web APIs, application programming interface, architected for testability। फिर नई Razor Pages make coding page focus scenario easier and more productive। एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, Blazor lets you use C# in the browser alongside JavaScript। मीन्स आप जावा यूज करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे, इट्स अप टू यू। आप विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप ब्लेजर टेक्नोलॉजी को अगर यूज कर रहे हैं तो C# को ब्राउजर साइड पे भी यूज कर सकते हैं। शेयर सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड ऐप लॉजिक ऑल रिटन विद .NET। सारी की सारी लॉजिक किस में लिखी होगी, यूजिंग .NET फ्रेमवर्क। तो एक और फीचर ये क्या दे रहा है, एबिलिटी टू डेवलप एंड रन ऑन विंडोज, मैक OS एंड लिनक्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। फिर एक और फीचर ओपन सोर्स हो गया और कम्युनिटी फोकस्ड हो गया है। बहुत बड़ी कम्युनिटी अब इसके लिए काम कर रही है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स एंड डेवलपमेंट वर्कफ्लोज। अब हम क्लाइंट साइड के फ्रेमवर्क भी इंटीग्रेट करके इसके साथ काम ले सकते हैं। नेक्स्ट ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट फॉर होस्टिंग रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC सर्विसेज यूजिंग gRPC। फिर क्लाउड रेडी इन्वायरमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। अब ये नहीं, और भी कई सारे फीचर हैं। बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हम अगले अपने कोर्स में देखेंगे कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या चीज़ है। अब ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाली क्लासेस में फिर हम इसको डिटेल से देख लेंगे भी। अ लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस एंड मॉड्यूलर HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। जबकि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि HTTP रिक्वेस्ट का ASP.NET में प्रीवियस जो इसका फ्लेवर था, ASP.NET का क्लासिकल फ्लेवर था, उसमें हमारी HTTP रिक्वेस्ट तक कोई ऐसा एक्सेस नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे वो उसको चेंज किया उन्होंने। अब एक और बड़ी फैसिलिटी, एबिलिटी टू होस्ट ऑन द फॉलोइंग वेब सर्वर्स: Kestrel, IIS, HTTP.sys, Ninjax, Apache, Docker। आप कोई सा भी इसमें से वो वेब सर्वर ले सकते हैं। साइड बाय साइड वर्जनिंग आप पैरेलल अपने एप्लीकेशन के कर सकते हैं। टूलिंग दैट सिंप्लीफाइज मॉडर्न वेब डेवलपमेंट।
ये वो फीचर थे जो ASP.NET Core हमें प्रोवाइड कर रही है। पहले हमने देखा कि ASP.NET को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं और ASP.NET अब हमें कौन से फीचर प्रोवाइड कर रही है। अभी इन फीचर्स को देखकर फिर हम फैसला करेंगे। उसके अलावा अब नया बिल्ड वेब APIs एंड वेब UI यूजिंग ASP.NET Core MVC। अब देखें ये फिर एक और प्लेटफॉर्म हमें MVC की सूरत में आ रहा है। वो क्या करता है, ASP.NET Core MVC इज ए रिच फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्स एंड APIs। ना सिर्फ हमने क्या बनानी है वेब एप्लीकेशन, उसके साथ साथ हमने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या वेब APIs भी डेवलप करनी है वेब सर्विसेज की सूरत में कि उनको कोई डिवाइस एक्सेस कर सके विदाउट यूजिंग ब्राउज़र। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या यूज़ करता है, एक डिज़ाइन पैटर्न है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब क्या हुआ, ASP.NET Core MVC इज़ अ रिच फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग। दो तरह की चीज़ें वो बिल्ड कर रहा है, एक वेब APIs और दूसरे नंबर पे वेब एप्स। क्या यूज़ करके, द मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन पैटर्न। आने वाले क्लासेस में फिर हम देखेंगे MVC किस तरह से काम कर सकता है। अब इट रन्स ऑन बोथ .NET Core और .NET फ्रेमवर्क। ASP.NET Core MVC प्रोवाइड्स फॉलोइंग फीचर। ये भी आपको कुछ फीचर जैसे MVC पैटर्न हेल्प्स मेक योर वेब APIs एंड वेब एप्स टेस्टेबल, कि ऑटोमेटिकली हम उनको टेस्ट कर सकें। रेजर पेजेस इज ए पेज बेस्ड programming model that makes building web user interface easier and more productive। उसके अलावा और ये क्या फीचर दे रहा है, Razor markup provides a productive syntax for Razor pages and MVC views। अब ये मॉडल व्यू कंट्रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूज भी और पेजेस भी और इस तरह का हमें सिंटैक्स प्रोवाइड करता है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू HTML5 टैग सिंटैक्स। टैग हेल्पर इनेबल सर्वर साइड कोड टू participate in creating and rendering HTML elements in Razor files. Built-in support for multiple data formats and content negotiation lets your web APIs reach a broad range of client including browsers and mobile devices। देखिए अब इसमें दोनों पॉइंट कवर हो रहे हैं कि वेब यूज़र इंटरफेस भी हम बना रहे हैं, वेब API भी बनाने की इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो ब्राउज़र से भी हम एक्सेस कर सकेंगे और मोबाइल डिवाइसेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। मॉडल बाइंडिंग ऑटोमेटिकली मैप्स डाटा फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट टू एक्शन मेथड पैरामीटर। बड़ा शानदार एक फीचर है, हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इस पे हमारे 2-3 हो सकता है 2 तो कम से कम सेशन हो। फिर उसके बाद आ रहा है मॉडल वैलिडेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। ये वो कुछ फीचर थे जो ASP.NET Core MVC प्रोवाइड कर रहा है। अब इन फीचर्स की सिचुएशन में पहले इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। ASP.NET Core, ASP.NET एंड .NET Core, ये इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो देखते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले अब फाउंडेशन लेयर को देखने की कोशिश करें। एक तरफ हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी तरफ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें नज़र आ रहा है विंडोज़, लाइनक्स और मैक OS है। फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर किसकी नज़र आ रही है, .NET Core की, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे हमें एक लेयर नज़र आ रही है .NET फ्रेमवर्क की। फिर टॉप पे आप देखेंगे वेब फ्रेमवर्क की सूरत में ASP.NET Core, और इसका पोर्शन देखें, बोथ को कवर करने की वो कोशिश कर रहा है। और उधर हमारे पास ट्रेडिशनल क्या है, ASP.NET और ASP.NET MVC। और शुरू में अगर देखें ASP.NET Core runs on both .NET Core and .NET फ्रेमवर्क, ये दोनों पे रन करता है। एज फार एज ASP.NET 4.5 runs on .NET फ्रेमवर्क ओनली, और दैट्स वाई ये ASP.NET 4.5
एप्लीकेशंस आर विंडोज ओनली एप्लीकेशन। अब देखें इन 3 लेयर्स को जरा तवज्जो से देखते हैं कि एक लेयर आ रही है वेब फ्रेमवर्क की, फिर वो वेब फ्रेमवर्क कौन सी लाइब्रेरीज को यूज कर रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, वो डॉटनेट फ्रेम प्लेटफॉर्म है, डॉटनेट फ्रेम प्लेटफॉर्म, और उसके फिर 2 आगे आप देखें फ्लेवर, एक डॉटनेट कोर है और दूसरा क्या है डॉटनेट फ्रेमवर्क है। डॉटनेट कोर फिर सपोर्ट करता है मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को, विंडोज, लाइनक्स और मैक ओएस। और एज फार एज डॉटनेट फ्रेमवर्क इज कंसर्न, इट इज ओनली ए विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका एप्लीकेशन मॉडल, कि एप्लीकेशंस किस तरीके से इन पे चलने की कोशिश कर रही होती हैं। यू राइट ए डॉटनेट कोर कंसोल ऐप, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंसोल ऐप लिखते हैं, दैट स्टार्ट्स अप एन इंस्टेंस ऑफ एन ASP.NET कोर वेब सर्वर केस्ट्रेल। डिफॉल्ट मतलब वो एक वेब सर्वर का इंस्टेंस शुरू कर देती है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स बाय डिफॉल्ट ए क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर कॉल्ड केस्ट्रेल। अब ये इसकी पॉपुलैरिटी की वजह भी बना, आगे भी देखेंगे फिर इसको कि ये केस्ट्रेल किस तरह से काम करता है। योर वेब एप्लीकेशन लॉजिक इज रन बाय केस्ट्रेल। अब वेब एप्लीकेशन की जो लॉजिक है वो कौन कर रहा है, केस्ट्रेल सर्वर चलाने की कोशिश कर रहा है। वेब सर्वर एक you will use various libraries to enable features such as logging मतलब आप थर्ड पार्टी भी मतलब फेसबुक या जीमेल या किसी और मतलब थर्ड पार्टी की साइट से भी लॉगिन हो सकते हैं। एंड HTML जनरेशन एज रिक्वायर्ड। अब ज़रा इस फिगर को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे टॉप पे क्या आ रही है, ASP.NET कोर कंसोल एप्लीकेशन। अब वो क्या करती है, ASP.NET कोर केस्ट्रेल वेब सर्वर, उसको वो वेब सर्वर किससे राब्ता कर रहा है, वेब एप्लीकेशन से। वेब एप्लीकेशन उसको स्टैटिक फाइल, लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन, HTML जनरेशन की फैसिलिटीज़ दे रहा है और वो फिर आगे यूज़र को मिल जाएंगी। अभी इस मॉडल को ज़रा दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। The .NET Core platform provides a base console application model for running command line applications. Adding a web server library converts this into an ASP.NET Core web app. आप पहले कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे और वेब सर्वर जो लाइब्रेरी है वो उसको कन्वर्ट कर देगी वेब ऐप में। अब एडिशनल फीचर सच एज कॉन्फ़िगरेशन एंड लॉगिंग आर एडिड बाय द वे ऑफ एडिशनल लाइब्रेरीज हैं जो आपको .NET फ्रेमवर्क, .NET कोर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, वो लाइब्रेरीज आपको सपोर्ट करेंगी। और यही एडवांटेजेस हैं कि किसी भी वेब फ्रेम को अगर हम यूज़ करें तो वो हमें प्रोवाइड्स लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज, लॉट ऑफ बिल्ट इन टूल्स, लॉट ऑफ बिल्ट इन क्लासेस। बाय एडिंग an ASP.NET Core web server to your .NET Core app, your application run as a web application। पहले भी शुरू में हमने बताया जब ये एक हम उसके साथ ऐड कर देंगे वेब सर्वर तो वो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ASP.NET Core is composed of many small libraries that you can choose from to provide your application with different feature। जिन जिन की आपको ज़रूरत होगी वो फीचर आप शामिल कर देंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं होगी तो आप उन लाइब्रेरीज को शामिल नहीं करेंगे। You will rarely need all the libraries available to you and you only add what you need. Some of the libraries are common and will appear in virtually every application you create, such as ones for reading configuration files or performing logging. Other libraries build on top of these base capabilities to provide application specific functionality such as third party logging via Facebook or Google। पहले भी मैंने आपको ये फिगर में डिस्कस करते हुए बताया, अब आपके सामने डिटेल्स भी आ गई। ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिनकी मदद से हम फैसला करेंगे कि हमने ASP.NET को क्यों चूज़ किया। अब हम देखते हैं ASP.NET कोर वेब फ्रेमवर्क
कि दूसरे फ्रेमवर्क्स के साथ कुछ सिमिलरिटीज हैं या नहीं है। मैनी ऑफ द वेब फ्रेमवर्क्स अवेलेबल टुडे यूज सिमिलर वेल एस्टेब्लिश्ड डिजाइन पैटर्न्स एंड ASP.NET कोर इज नो डिफरेंट। जैसे दूसरे वेब फ्रेमवर्क पैटर्न यूज कर रहे हैं वही अब वेब ASP.NET कोर यूज कर रहा है। वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल Ruby on Rails is known for its use of the model view controller pattern। अब देखें ASP.NET Core MVC, उधर ASP.NET Core भी मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न को यूज कर रहा है। इसी तरह से Node.js is known for the way it processes request using small discrete modules called a pipeline। Similarly ASP.NET Core भी पाइपलाइन को यूज कर रहा है। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज फाउंड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्रेमवर्क्स। नो, अभी जो फीचर ASP.NET कोर है उसमें हमने देखा कि बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फीचर अवेलेबल है। तो ASP.NET कोर इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर अवेलेबल वेब फ्रेमवर्क। इफ these techniques are familiar to you, you should find it easy to transfer them across to ASP.NET Core। अगर ऑलरेडी आप ये किसी भी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए ये MVC या पाइपलाइनिंग या डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको ASP.NET Core को की तरफ शिफ्ट होने में कोई तंगी नहीं होगी। इफ़ दे आर न्यू टू यू देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू यूजिंग इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। इट्स अप टू यू, फिर आपने किसको चूज करना है, कैसे करना है। अब लास्ट में हम देखते हैं ASP.NET कोर परफॉर्मेंस। TechEmpire, www.techempire.com/benchmarks has been running benchmarks on a whole range of web frameworks from various languages for several years now। पिछले एक वर्षे से वो बेंचमार्क्स उसको डेवलप कर रही है। In round 13 of the plain text benchmarks, TechEmpire announced that ASP.NET Core with Kestrel was the fastest mainstream full stack web framework in the top 10 of all frameworks। I think so it is a good sign for the choosing of the ASP.NET Core framework। इसी पे हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अब देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस वेब फ्रेमवर्क्स एंड माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क्स। जनरल वेब फ्रेमवर्क्स क्या हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर माइक्रोसॉफ्ट का वेब फ्रेमवर्क और टॉप 10 वेब फ्रेमवर्क्स कौन से हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कॉन्टेक्स्ट इन विच ASP.NET Core MVC एग्जिस्ट, कैसे ये इवॉल्व हुई, यहाँ तक पहुँची, एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम वेब फॉर्म्स एंड द ओरिजिनल ASP.NET MVC फ्रेमवर्क के क्या उसमें हमने तब्दीलियाँ की। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द ASP.NET Core MVC एंड फीचर प्रोवाइडेड बाय द ASP.NET Core MVC। In the next lecture, you will see ASP.NET Core MVC in action in a simple demonstration of the feature that deliver these benefits। कमिंग लेक्चर में हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से भी आपने कुछ ना कुछ ASP.NET को समझने की कोशिश की होगी। आपसे फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि जो टॉपिक्स आप समझते हैं कि नीड्स फर्दर डिस्कशन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फिर हम उन्हें देखेंगे कि इनको किस तरीके से मज़ीद एलाबोरेट किया जाए। अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट टाइम।